गलत फैसला, मायरा का गुस्सा। सानिया की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। हर कोई मायरा के लिए इतनी परवाह कर रहा था, ये देखकर उसके कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी जाए और मायरा का गला दबा दे। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच ली थीं कि उसके नाखून हथेली में धंस चुके थे। जब सब लोगों ने सुना कि मायरा अब ठीक है तो वो लोग बिना सानिया और ध्यान दिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। सानिया ने एक आखिरी बार चौथी मंजिल की तरफ नफरत और गुस्से से देखा जहां मायरा का रूम था। फिर पैर पटकते हुए वो भी अपने कमरे में आ जाती है। अपने कमरे में घुसते ही सानिया को अचानक याद आता है चौथी मंजिल 4th फ्लोर की भव्यता, लग्जरियस था और सबसे ज्यादा मायरा का आलीशान कमरा। उसका रूम तो मायरा के रूम के सामने कुछ भी नहीं थी। ये ख्याल आते ही वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी, नहीं मायरा, नहीं, यह सब मेरा है, सिर्फ मेरा। ये कमरा, पैसा, जायदाद, मम्मी पापा और विक्की, सब कुछ। मैं तुमसे वह सब कुछ छीन लूंगी जैसे मैंने पहले छीना था, और फिर तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। बहुत जल्द ये सब मेरा होगा, सोनिया का। उसकी आवाज में जहर घुल गया था। और तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इतना कहते ही सोनिया जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी किसी पागल की तरह पूरे कमरे गूंज रही थी। मायरा का कमरा किसी सपने जैसा था, जहां हर चीज बेजोड़ खूबसूरती और ऐश्वर्य का प्रतीक थी। पूरे कमरे में कांच का काम किया गया था, जिसमें बेहद खूबसूरत लाइट्स लगी हुई थी। कमरे के बीच में एक गोल आकार का बिस्तर था, जिसके ऊपर एक शानदार झूमर वाली छत थी। बिस्तर के ठीक सामने एक पूरी लेड दीवार थी। एक बड़ी सी बालकनी भी थी, जिसमें एक गोल सोफा, कुछ सिंगल सोफे और एक झूला लगा हुआ था। बालकनी की छत खुली थी। पूरे कमरे का रंग ग्रे और ऑफ वाइट के कॉम्बिनेशन में था। कुल मिलाकर मायरा का कमरा उस हवेली मैंशन का सबसे शानदार कमरा था। वहां की हर चीज, एक तकिए से लेकर कालीन तक, लाखों की थी, जिसे देखकर सिर्फ एक ही बात मन में आती है, वाह कितना पैसा है। रूम हो तो ऐसा कहा, इसका रूम कहा हमारा। खैर चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। दिन का समय हो चुका था और 3 लोगों को छोड़कर बाकी सबने खाना खा लिया था। मायरा अभी भी सो रही थी। वहीं माही जी और केएसआर का कुछ भी खाने का मन नहीं था। जानकी जी ने केएसआर से कह दिया कि वह माही को कुछ खिला दे, वरना उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। केएसआर और माही जी मायरा के कमरे में थे। माही जी मायरा के बिस्तर पर एक तरफ बैठी थी। उनके आंसू अभी भी थम नहीं रहे थे और रो रोकर उनकी आंखें लाल और सूज गई थीं। उनका चेहरा भी लाल हो चुका था। वह मायरा को एक तरफ से गले लगाए हुए थी और उसके सिर को सहला रही थी। दूसरी ओर केएसआर मायरा के कमरे की बालकनी में खड़े थे। उनके हाथ में एक सिगरेट थी, जिसके वह रुक रुक कर कश ले रहे थे। वह सामने खाली आसमान को देख रहे थे, जहां न तो चांद था और न ही कोई तारा। उनके चेहरे पर पछतावे का भाव साफ झलक रहा था। उन्हें अब अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। उन्हें मायरा पहले वाली की बात मानकर इतनी जल्दबाजी में ये रिश्ता तय नहीं करना चाहिए था। आज उन्हीं की वजह से मायरा की यह हालत थी। सिर्फ सगाई की बात पर उसने खुद को इतना हद कर लिया। केएसआर को लगता ही कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो मायरा इस सगाई को रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है। वह विक्की की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। केएसआर यही सब सोच रहे थे कि उन्हें जल्द ही कोई न कोई हल निकालना होगा, जिससे मायरा को सगाई भी न करना पड़े और दोनों परिवारों के बीच रिश्ते भी न बिगड़े। जैसे ही केएसआर की सिगरेट खत्म हुई, उन्होंने उसे अपने स्लीपर से कुचल क्रश कर दिया और पीछे मुड़े। उनकी नज़र मायरा और माही जी पर पड़ती है। मायरा जो अभी भी सो रही थी और माही जी जिनकी रो रो कर बुरी हालत हो चुकी थी। उन्हें देखकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकलकर किचन की तरफ बढ़ गए। वो एक प्लेट में खाना निकालते और वापस मायरा के कमरे की ओर चल देते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा करते हुए कोई देख लेता है। केएसआर को खाना निकालते देख उस अनजान शख्स की मुट्ठी कस जाती है, मानो उसे पता हो कि यह खाना माही जी के लिए है। वह धीरे से बोला, नहीं, तुम खुश नहीं रह सकते, खुश कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। उसकी आवाज़ भले ही धीमी थी, पर उसमें नफरत बेशुमार भरी थी। केएसआर कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करते हैं और खाने की प्लेट टेबल पर रख देते हैं। फिर वह माही जी के पास जाते हैं, जो मायरा के पास बैठी थी। केएसआर माही जी की देखते हुए अपनी नर्म आवाज़ में उनसे कहते हैं, माही उठो, चलो खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, माही जी उनकी बात धीमी आवाज़ में कहती है, पर उनकी तरफ देखती भी नहीं है।
केएसआर फिर थोड़ा प्यार से उन्हें समझाते हुए कहते हैं, माही, जिद मत करो। तुमने दोपहर में लंच भी नहीं किया था। मैं जिद नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना। आप बस यहाँ से जाए। माही जी इस बार थोड़ी गुस्से में उनसे कहती हैं। उनकी बात सुनकर केसर अपना सिर सहलाते हैं, मानो मन ही मन कह रहे हो, ये माँ बेटी कितनी जिद्दी हैं। इतना सोचकर वह एक गहरी सांस छोड़ते हैं और इस बार थोड़ी सख्त आवाज में माही जी और देखते हुए कहते हैं, माही। उनकी तेज और सख्त आवाज सुनकर माही जी डर जाती हैं। मायरा के हाथ पर उनकी पकड़ और मजबूत हो जाती है और उनका रोना और तेज हो जाता है। वह चुपचाप मायरा के पास सोफे पर जाके बैठ जाती हैं। माही जी की ऐसी हालत देखकर केएसआर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर वह सोफे पर माही जी के पास बैठ जाते हैं और उन्हें गले लगाकर शांत करने लगते हैं। कुछ देर में माही जी शांत हो जाती हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। केसर अपने हाथ से धीरे धीरे उन्हें खाना खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। खाना खाने के बाद भी वह कुछ देर तक माही जी को गले लगाकर बैठे रहते हैं। तभी माही जी की धीमी आवाज उन्हें सुनाई पड़ती ही, जो मायूस होकर कह रही थी, हबी, एंजल हमसे नफरत करने लगी है। उनकी बात सुनकर केसर उनकी तरफ देखते हैं। माही जी की आंखें बंद होने लगी थी। वह नींद में जा रही थी, क्योंकि केसर ने उनके खाने में नींद की दवाई मिला दी थी, क्योंकि अगर वो ऐसा न करते तो माही जी सारी रात रोती ही रहती, जिससे उनकी तबीयत भी खराब हो सकती थी। माही जी की बात सुनकर केसर उनके सिर को सहलाते हुए बहुत प्यार से कहते हैं, नहीं माही, वह आपसे नफरत नहीं करती, बस थोड़ी सी नाराज है। पर उसने हमें मम्मा भी नहीं कहा और न ही हमें गले लगाया, हमसे बात भी नहीं की। माही जी नींद में ही उदास सी आवाज में कहती हैं, आप फिक्र मत कीजिए, वह बहुत जल्द आपसे बात करेगी, आपको गले भी लगाएगी। आपने ही तो उसे खुद से दूर भेजा था और उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, इसलिए वह बस आपसे थोड़ी नाराज है। पर हमने तो ये सब अपनी एंजल के लिए ही किया था। अगर हम उसको यहाँ से दूर नहीं तो वो उन्हें माँ र। इतना कहते ही माही जी पूरी तरह से सो जाती हैं। माही जी की आधी अधूरी बात सुनकर केएसआर की आंखें गहरी हो जाती हैं। वह माही जी की तरफ देखते हैं, जो अब सो चुकी थी। वह जानना चाहते थे कि माही जी किसके बारे में बात कर रही थी। उन्होंने उनसे इस बारे में कई बार पूछा था, पर माही जी ने कभी कुछ नहीं बताया। आखिर क्या वजह थी जिसके लिए उन्होंने मायरा को खुद से दूर किया? क्या राज था जो माही जी किसी को नहीं बता रही थी? केसर सोचते हैं कि अब उन्हें जल्द ही उस बात का पता लगाना होगा जो माही जी को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इतना सोचकर वह एक बार माही जी को देखते हैं, जिनका मासूम चेहरा रोने की वजह से और भी मासूम लग रहा था। केसर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और वह माही जी के सिर पर किस करके उन्हें गोद में उठाकर मायरा के बिस्तर पर एक तरफ आराम से सुला देते हैं। फिर वो जाकर बेड के सामने मौजूद सोफे पर बैठ जाते हैं, एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर। अब उनके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। वह एक बार माही जी की तरफ देखते हैं, जो गहरी नींद में जा चुकी थी। फिर वह मायरा की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहते हैं, अपना ये ड्रामा बंद कीजिए, हम जानते हैं कि आप जाग चुकी हो। उनकी बात सुनकर मायरा, जो बहुत पहले ही जाग चुकी थी, जब केसर ने माही जी को खाना खाने के लिए कहा था, तभी वह केवल आंखें बंद करके लेटी थी और सारी बातें सुन रही थी। वह अपनी आंखें खोलती है तो उसकी हेजल ग्रीन आंखें सीधे केसर की गहरी आंखों से मिलती हैं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वह अपनी नज़र केएसआर से हटाकर माही जी की तरफ करती है, जो उसके बगल में ही सो रही थी। वह उनकी तरफ करवट लेकर उन्हें अपनी गहरी आंखों से देखते हुए धीमी आवाज में कहती है, बहुत प्यार करते हैं आप अपनी बीवी से डीडी, है ना? सोचिए, अगर आपका प्यार आपसे नफरत करने लगे या आपसे कहीं दूर, बहुत दूर चली जाए, तो आप क्या करेंगे डीडी? इतना बोलकर वह हंसते हुए केसर की तरफ देखने लगती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक थी, मानो वह प्रत्यक्ष इनडायरेक्टली रूप से कहना चाह रही हो, आपने मुझे मेरे अभी से अलग करने की सोची भी कैसे? इसकी सजा तो आपको मिलेगी ही। वही उसकी बात सुनकर केसर अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा आ जाता है। वह मायरा की तरफ देखकर अपनी सख्त आवाज में कहते हैं, खबरदार मायरा, ऐसा सोचना भी मत। हम जानते हैं कि आप हमारे फैसले से खुश नहीं हो, पर हमने ये फैसला आपके लिए नहीं लिया था। आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बनो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने ये फैसला क्यों लिया और किसके लिए। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने अभी से। मायरा गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहती है। फिर जुनूनियत भरे भाव में वो आगे कहती है, बहुत जल्द मेरा अभी मेरे पास आ जाएगा और वह हमारे साथ रहेगा। मैं उससे शादी करूंगी
और सोचिए, जब उसे पता चलेगा कि आपने मेरी सगाई किसी और के साथ कराने की सोची, तो वह तो आपके इस मेंशन में आग ही लगा देगा। इतना कहकर मायरा हंसने लगती है। ये वह मायरा नहीं थी जो सबके साथ रहती थी। KSR की चल पड़ी अन पर हाय भरी। मायरा को भड़कता देख केसर मायरा को देखते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ मायरा, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर हमें थोड़ा समय दो सोचने के लिए। ये सब जितना आसान दिख रहा है उतना नहीं है। केसर ने मायरा को समझते हुए कहते हैं, अच्छा समय चाहिए आपको, कितना समय? इतना बोल मायरा रुकती है, फिर केएसआर को घूरते हुए आगे कहती है, वैसे एक बात बताइए, जहाँ तक मुझे याद है वो क्या नाम है उस लड़के का? हाँ, विक्की उर्फ विक्रम सहाय। वो तो मायरा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, तो वो इस सगाई के लिए मान कैसे गया? मायरा किसेरा की तरफ गहरी आंखों से देखते हुए ये कहती है। उसके चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कान थी। मायरा का सवाल सुनकर किसेरा पहले तो उसे घूरते लगते हैं, फिर आराम से सोफे पर बैठ जाते हैं और अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लाते हुए कहते हैं, शायद आप भूल गई हैं हम कौन हैं। उसकी बात सुनकर मायरा भी बिस्तर पर टिककर बैठ जाती है और हंसते हुए कहती है, हाँ 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 बिल्कुल नहीं, शायद मैं ही हूँ जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। और पता है क्यों? केसर उसकी बात सुन अपनी एक भौं ऊपर उठाते हैं जैसे पूछ रहा हो क्यों। मायरा उन्हें देख आगे कहती है, क्योंकि हम एक जैसे हैं। जो चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती हम उसे छीन लेते हैं या तबाह कर देते हैं। हम बाहर से जितने शांत हैं अंदर से उतने ही पागल हैं। क्यों? सही कहा ना मिस्टर KSR, अंडरवर्ल्ड माफिया किंग ऑफ ब्लैक हॉर्स। इस समय मायरा के चेहरे पर एक अजीब सी खतरनाक मुस्कान थी, और मायरा की बात सुन ठीक वैसी ही मुस्कान KSR के चेहरे पर भी आ जाती है। वह मायरा की इस बात सुनकर अपनी गहरी आवाज में कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे लिए उस लड़के की हाँ या ना मैटर नहीं करती थी, पर वह माँ पापा मॉम डैड के दोस्त का परिवार था, इसलिए मैं सामने से ज्यादा दबाव नहीं बना सकता था, पर मैं अपनी बेटी का दिल भी तो नहीं तोड़ सकता था। इतना बोलकर वह रुकते हैं और मायरा की तरफ देखने लगते हैं। वही मायरा अपने चेहरे पर वही टेढ़ी मुस्कान लिए उसकी बात सुन रही थी। जब उसने किसेरा को रुक कर अपनी तरफ देखते पाया तो वह उनकी बात पूरी करते हुए कहती है, जब वो आराम से आपकी बात नहीं माना तो आपने उसके लंदन वाली ब्रांच का सबसे बड़ा वैध इलीगल प्रोजेक्ट लीक कर दिया। फिर उसकी मदद करने का दिखावा किया और उसके बदले उससे कहा कि उसे आपकी बेटी को खुश रखना होगा और उससे सगाई करनी पड़ेगी। वैसे भी दोनों खानदानों में उनके बच्चों की शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी। इतना बोल मायरा मुस्कुराते हुए रुक जाती तो KSR उसकी बात को पूरा करते हुए कहते हैं, उसके पास ताकत पावर की कमी नहीं है, अंडरवर्ल्ड में काफ़ी पकड़ है उसकी। वो हमारी सोच से भी ज्यादा ताकत रखता है, पर इस प्रोजेक्ट में उसने बहुत पैसा लगाया था। मैंने उसके सारे स्रोत सोर्स बंद करवा दिए कुछ लोगों की मदद से। बस फिर क्या था, उसे सगाई के लिए मानना पड़ा, पर सिर्फ अस्थायी टेम्पररी आए। इतना बोलकर वह रुक जाते हैं, अपनी जेब से एक सिगरेट निकाल और उसे जलाते हुए आराम से गहरा कश लेने लगते हैं। मायरा ने उन्हें रुकते देखकर कहती है, तो क्या अगर उसे किसी और स्रोत सोर्स से फंड मिल गया तो वह इस सगाई को तोड़ सकता है? मायरा के सवाल पर केसर ने एक गहरा कश भरा, उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, नहीं, अब तो चाहकर भी यह सगाई नहीं तोड़ सकता। आपको क्या लगता है कि मेरा बुना हुआ जाल इतना कमजोर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। राठौर और सहाय परिवार के बीच रिश्ता तय हो चुका है। अब एक हफ्ते बाद राठौर और सहाय परिवार के बीच का रिश्ता आधिकारिक ऑफिशियली अनाउंस रूप से घोषित होगा। मायरा उनकी पूरी बात सुन गुस्से में कहती है, मानना पड़ेगा आपके दिमाग को। दीदी, आपने एक ऐसा जाल बुना है जिसमें अब आप खुद भी फंस गए हैं। अगर वह इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता तो आप भी इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकते। क्यों? सही कहा ना। मायरा की बात सुन के सेरा एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, हम सही कह रही हो आप। गलती हो गई हमसे, हम ये रिश्ता अभी नहीं तोड़ सकते। हम चाहकर अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, पर बस कुछ समय के लिए। उसके बाद हम सब ठीक कर देंगे। ये कहते हुए केसर के चेहरे पर काफी रहस्यमय भाव थे। वह मायरा से कुछ और कहने ही वाले थे तभी उनके फोन पर कॉल आ जाता है, जिसे देख वह मायरा से अभी आता हुई कॉल लेकर बोल के रूम से बाहर आ जाते हैं। वहीं मायरा सिर्फ उन्हें अपनी गहरी आंखों से बाहर जाते हुए देख रही थी। उनके जाने के बाद मायरा बेड से उतरती है और एक गिलास में पानी लेकर बालकनी की तरफ आ जाती है और एक हाथ बालकनी से टिकाकर नीचे देखते हुए पानी पीने लगती है। अभी वह कुछ बहुत गहरी सोच में थी।
उसके दिमाग में बार बार यही आ रहा था, सहाय। राठौर और सहाय के बीच मायरा उनकी पूरी बात सुन गुस्से में कहती है, मानना पड़ेगा आपके दिमाग को। दीदी, आपने एक ऐसा जाल बुना है जिसमें अब आप खुद भी फंस गए हैं। अगर वह इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता तो आप भी इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकते। क्यों? सही कहा ना। मायरा की बात सुन के सेरा एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, हम सही कह रही हो आप। गलती हो गई हमसे, हम ये रिश्ता अभी नहीं तोड़ सकते। हम चाहकर अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, पर बस कुछ समय के लिए। उसके बाद हम सब ठीक कर देंगे। ये कहते हुए केसेरा के चेहरे पर काफी रहस्यमय भाव थे। वह मायरा से कुछ और कहने ही वाले थे तभी उनके फोन पर कॉल आ जाता है, जिसे देख वह मायरा से अभी आता हुई कॉल लेकर बोल के रूम से बाहर आ जाते हैं। वहीं मायरा सिर्फ उन्हें अपनी गहरी आंखों से बाहर जाते हुए देख रही थी। उनके जाने के बाद मायरा बेड से उतरती है और एक गिलास में पानी लेकर बालकनी की तरफ आ जाती है और एक हाथ बालकनी से टिकाकर नीचे देखते हुए पानी पीने लगती है। अभी वह कुछ बहुत गहरी सोच में थी। उसके दिमाग में बार बार यही आ रहा था, सहाय। राठौर और सहाय के बीच रिश्ता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी यह सहाय शब्द सुना है, पर कब, यह उसे याद नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र बालकनी से नीचे थोड़ी दूर रोड पर जाती है जहां एक काली कार खड़ी थी। तभी कोई उस कार में से बाहर आता है और मेंशन के अंदर चला जाता है। मायरा उस जाते हुए शख्स का चेहरा देख लेती है, जिसे देख उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। वह उस पानी के गिलास को गोल गोल घुमाते हुए खुद से कहती है, इंटरेस्टिंग सानिया। इंटरेस्टिंग। हाँ, वह कोई और नहीं सानिया थी जो किसी लड़के के साथ आई थी और उसे बाय बोलते हुए किस भी कर रही थी। पसंद किसी और को करती हो और मौज किसी और के साथ। इतना बोल मायरा हल्का सा हंसती है और कहती है, क्या कहा था उस विक्की ने? मायरा से उसकी औकात नहीं है उसके साथ खड़े होने की भी। हम पता नहीं वो कितनों के साथ सो चुकी है। वो उसके लायक नहीं है। हम लायक? सही कहा, लायक नहीं है। तो क्यों ना तुम्हारे लिए कोई तुम्हारे लायक लड़की ढूंढी जाए। इतना बोल मायरा रुकती है, फिर अपने चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान लाकर कहती है, अब एंगेजमेंट होगी, वो भी 1 हफ्ते बाद। राठौर और सहाय खानदान के बीच, पर थोड़े ट्विस्ट के साथ। और मिस्टर विक्रम सहाय, औकात की बात की थी ना। अगर मैंने मायरा सिंह राठौर ने तुम्हें तुम्हारी औकात ना दिखा दी तो तुम बताना। एक एक शब्द का बदला लूंगी तुमसे, वो वही पर्सनली जो तुमने मायरा से कहे थे। तुम्हें तो मैं पागल कर दूंगी। तुमने मायरा, पहले वाली मायरा को रिजेक्ट किया था, पर अब ये चेहरा तो मेरा है और मुझे अपने चेहरे पर रिजेक्शन बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें तो मैं पीछे कुत्ते की तरह घुमाऊंगी। तुम्हारे इस गुरूर को मैं अपने जूतों तले कुचल कर रख दूंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी और होठों पर एक बहुत खतरनाक मुस्कान, जो कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल सही नहीं थी। तभी केएसरा कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि मायरा कमरे में नहीं है। उनकी नज़रें बालकनी की तरफ जाती हैं और वह देखते हैं कि मायरा मुस्कुराते हुए कमरे में आ रही है। केसरा उसकी मुस्कान देखकर उससे कहते हैं, अब क्या करने वाली हो तुम? मायरा का ध्यान उन पर नहीं था, पर अचानक आए आवाज़ से वह उनकी तरफ देखती है और कहती है, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ करने वाली हूँ? इतना बोलकर मायरा सोफे पर जाकर बैठ जाती है और केसेरा द्वारा लाए गए सामान को देखने लगती है, जिसमें दिना और दूध था। मायरा की बात सुनकर केसो उसे जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हारी मुस्कान सामान्य नॉर्मल नहीं है। तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। केसरा की बात को सुनकर भी अनसुना कर मायरा उनसे पूछती है, वैसे ये खाना मेरे लिए है क्या? हाँ, तुम्हारे लिए ही है, खा लो। केसेरा कहते हैं और खुद भी सोफे पर बैठ जाते हैं, अपने फोन में कुछ करने लगते हैं। मायरा खाना खाने लगती है। खाना लगभग खत्म हो चुका। तभी वह केसेरा की तरफ देखकर कहती है, वैसे दीदी, आपकी बीवी को देखकर लगता नहीं है कि वह इतनी बड़ी है कि उनकी खुद की 19 साल की बेटी है। कहीं आपने बाल विवाह तो नहीं किया? केसेरा उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगते हैं। मायरा आगे कहती है, क्या? ऐसे घूर क्या रहे हैं? देखिए ना, उन्हें देखकर कोई कहेगा कि इनकी 19 साल की बेटी होगी, खुद तो ये 10 साल के बच्चे की तरह रोती हैं। इतना बोलकर वह टेढ़ा हंस देती है। वहीं उसकी बात सुनकर कसक थोड़ा गुस्से में कहते हैं, तुम्हें मेरी बीवी के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसी भी हैं, बहुत अच्छी हैं और बहुत मासूम भी। केसेरा की बात सुन मायरा सीरियस आवाज में आगे कहती है, जिससे केसेरा उसकी तरफ देखने लगते हैं। मायरा मही जी को देखते हुए अपनी गहरी आवाज में आगे कहती है,
उनकी आंखों में मायरा के लिए बेशुमार प्यार है, पर जुबान पर नहीं। ऐसा लगता है जैसे वह खुद को रोक रही है। मायरा को अपनाने से क्या हुआ है 13 साल पहले ऐसा। मी सगाई क्रूगी। मायरा मही के बारे में केसेर से बात कर रही थी, जिसमें केसेर उसकी बात से अग्री होते हुए कहते हैं, हम सही कह रही ही आप। केसेर ने एक गहरी सांस ली और मायूसी भरी नज़र से मायरा की तरफ देखते हुए कहा, कुछ है जो माही को पता है और वो सबसे छुपा रही है। तुम्हारे घर से जाने के बाद वह रोज रात को घंटों रोया करती थी, अकेले में बैठकर। मुझसे भी बात नहीं करती थी। कुछ समय बाद वो नॉर्मल हुई और अक्सर मुझसे तुम्हारे बारे में पूछती थी। मैंने बहुत बोला कि तुमसे बात कर ले, पर उसने नहीं की। शायद इसीलिए, क्योंकि अगर वो तुमसे बात करती तो तुम घर आ जाते, जो वो नहीं चाहती थी। केसेर की आवाज़ में दर्द था। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। जब उसे पता चला था कि वह प्रेग्नेंट है, उस दिन वो इतनी खुश हुई थी कि शायद जिंदगी में दोबारा वह इतना खुश नहीं हुई है। उसकी आंखों में नम्रता आ गई थी जब वह आगे बोले, और जब तुम पैदा हुई तो इतने दर्द में भी बस तुम्हें देखकर हंस रही थी और बार बार मुझसे कह रही थी, कुछ देखो हमारे बेटी बिल्कुल किसी एंजल के जैसे दिखती, इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और जब से तुम घर से गई हो तब से मैंने उसके फेस पर वो खुशी नहीं देखी जो पहले हुआ करती थी। केसेर ये सब माही जी की तरह देखते हुए बोल रहे थे और उनकी आंखों में कहीं न कहीं थोड़ी सी नमी आ गई थी यह सब कहते समय। आप फिक्र मत कीजिए। केएसआर की बात सुनकर मायरा ने उनकी तरफ देखते हुए अपनी आवाज़ में पूरा आत्मविश्वास भरकर कहा, बहुत जल्द वह खुद हमें बताएगी कि आखिर वह क्या बात है जो उनको इतना परेशान करती है। यह मेरा वादा है आपसे। मायरा की बात सुनकर केसेर उसे देखते हुए कहते हैं, तुम भी कोशिश कर लो, क्योंकि मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। शायद तुम्हें ही बता दे। इतना कहकर केसेर एक गहरी सांस लेते हैं और मायरा की तरफ देखते हुए आगे कहते हैं, काफी रात हो गई है, तुम जाओ और सो जाओ। मैं देखता हूँ इस सगाई का क्या करना है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मायरा ने केसेर की बात को बीच में ही काटते हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये सगाई होगी वो उसी तारीख को और उसी जगह जहाँ तय हुई है। मायरा की बात सुनकर केसेर चौंक जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। आप ये क्या कह रही हैं? इतना कहते ही उनकी आवाज़ धीमी हो जाती है, जैसे उन्हें कुछ समझ आया हो। उन्हें मायरा की कुछ देर पहले वाली खतरनाक मुस्कान की वजह समझ आ जाती है। वह मायरा की तरफ देखते हुए पूछते हैं, क्या करने वाली हैं आप? यह एक सरप्राइज है। मायरा ने अपनी मुस्कान गहरी करते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, न किसी को मारूंगी, न किसी को किडनैप करूंगी। जो भी करूंगी बहुत शांति से करूंगी। इतना बोलकर मायरा केसेर को एक बड़ी सी मुस्कान देती है, जो उसके चेहरे पर बेहद शैतानी लग रही थी। मायरा की गोलमोल बातें सुनकर केसे उसे समझाते हुए कहते हैं, मायरा, जो भी करना बहुत सोच समझकर करना, क्योंकि यहाँ हर कदम पर दुश्मन बैठे हैं। तुम्हारा एक गलत कदम और तुम खतरे में हो सकती हो। मायरा उनकी बात सुनकर बड़े शांत लहजे में कहती है, कूल दीदी, कूल। आप बस सगाई की तैयारी कीजिए। आखिर आपकी बेटी की सगाई है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, और एक बात दीदी, मीडिया को भी बुलाना मत भूलना सगाई की पार्टी में। मायरा कुछ सोचते हुए केएसआर से कहती है, मीडिया वैसे भी आने वाली है, क्योंकि डेक को एक घोषणा अनाउंसमेंट करनी है सबके सामने। केएसआर उसकी बात सुनकर कहते हैं, घोषणा अनाउंसमेंट किस चीज़ के लिए? कहीं सारी प्रॉपर्टी अपने पोते शान के नाम तो नहीं करने वाले हैं? मायरा उनकी बात सुनकर हंसते ही कहती है, अभी उन्होंने बताया नहीं है, पर शायद तुम्हारे परिवार में आने की घोषणा है, और साथ में कुछ और भी। केसेर उसकी तरफ देखकर कहते हैं, मायरा, हम ठीक है, देखते हैं क्या क्या होने वाला है एक हफ्ते बाद। अभी आप जाए यहाँ से, मुझे सोना है। मायरा ने केसेर को देखते हुए कहा, जिस पर केसेर अपना सिर हिलाते हुए माही जी की तरफ जाने लगते हैं। मायरा उन्हें रोकते हुए, अरे उधर कहाँ जा रहे हैं आप? गेट इधर है। उसकी बात सुनकर केसेर चिढ़ते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता है गेट कहाँ है, मैं बस माही को लेकर जा ही रहा हूँ। मायरा केसे की तरफ देखते हुए कहती है, उनको रहने दीजिए यहीं पर। उनको अभी आपकी नहीं, उनकी बेटी की ज़रूरत है। जिस पर केसेर उसे घूरकर देखते हुए कहते हैं, मैं माही को यहाँ छोड़कर जाऊँ तुम्हारे पास, ये पता होते हुए भी कि तुम्हारी मूड का कोई भरोसा नहीं है। उसने कितनी बार तुम पर गुस्सा किया और तुमने अभी तक उसे कुछ नहीं कहा न किया। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करोगी भी नहीं। उनकी बात सुनकर मायरा हल्का सा हंसकर कहती है, रिलैक्स दीदी, रिलैक्स। मैं खा नहीं जाऊंगी आपकी बीवी को, फिक्र मत कीजिए।
कुछ नहीं करूंगी। जाए आप, उन्हें रहने दीजिए यहीं। उनकी बात सुनकर मायरा हल्का सा हंसकर कहती है, रिलैक्स दीदी, रिलैक्स। मैं खा नहीं जाऊंगी आपकी बीवी को, फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं करूंगी। जाए आप, उन्हें रहने दीजिए यहीं। जब उनकी आंखें खुलेंगी और वो अपने सामने मेरा चेहरा देखेंगी तो वो ज्यादा खुश होंगी आपका चेहरा देखने से, इसलिए जाए यहाँ से, नहीं तो मैं उनको सुबह बता दूंगी कि आपने उनके खाने में नींद की दवाएं मिलाई थी। केजार उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखते हुए कहते हैं, ध्यान रखना उसका और अपना भी। ये लो, दवा खा लो और आराम करो। इतना बोलकर केजार मायरा के हाथ में दवा देकर कमरे से चले जाते हैं। वहीं मायरा उन्हें जाते हुए देख रही थी। एक नज़र दवा को देखकर मुंह बनाकर उसे खा लेती है। आखिर दवा खाना किसे पसंद होता है, चाहे वो माफिया हो या कोई आम इंसान। मायरा जाकर बेड पर लेट जाती है और कुछ देर तक माही जी को देखती रहती है। वह चाहकर भी उनसे गुस्सा या नफरत नहीं कर पा रही थी। जब भी वह उन्हें देखती, उसके दिमाग में मायरा की सारी यादें आने लगती। उसे अपनी माँ के बारे में कुछ याद नहीं था और माही को देखकर उसे कुछ खाली खाली सा लग रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते वह सो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता और नींद में वह जाकर माही के सीने से लग जाती है किसी छोटे बच्चे की तरह और उन्हें बहुत कसकर पकड़ लेती है। उसके होंठ धीरे से बुदबुदाते हैं, मम्मा। वहीं उसकी यह धीमी आवाज़ भी शायद सीधे माही जी के दिल तक पहुंच जाती है। उनके होंठ मुस्कुरा देते हैं और मायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए नींद में ही कहती है, एंजल। दोनों के चेहरे पर सुकून था। माही जी शायद 13 सालों बाद इतने सुकून से सोई थी और मायरा शायद पहली बार अपनी माँ की गोद में सोई थी। देर रात एक परछाई धीरे धीरे मायरा के कमरे की ओर बढ़ रही थी। कमरे का दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के खुला और वह परछाई अंदर आ गई। ब्यूटीफुल मॉर्निंग। रात गहरी हो चली थी। देर रात एक परछाई धीरे धीरे मायरा के कमरे की ओर बढ़ रही थी। कमरे का दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के खुला और वह परछाई अंदर आ गई। चांद की रोशनी खिड़की से होकर सीधे उस परछाई पर पड़ रही थी, जिससे उस शख्स का चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कौन है। यह कोई और नहीं, किसी थे जो ये देखने आए थे कि मायरा सोई है या नहीं। वह चुपके से बेड के पास आते हैं और कुछ देर तक मायरा और माही को देखते रहते हैं। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी और साथ में सुकून भी। दोनों को इस तरह सुकून से सोते हुए देखकर वह धीरे से मायरा और माही के सिर पर प्यार से चूमते हैं। फिर वह माही के बगल में लेट जाते हैं और कुछ ही देर में खुद भी उसी तरह सुकून से सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में, जहां मायरा सुकून से सोई हुई थी, वहीं कोई उससे जुड़ी हुई चीज़ों में सुकून तलाश रहा था। एक आलीशान 100 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर सीईओ के कैबिन में बैठा अभियान पूरी तरह काम में डूबा हुआ था। उसकी कंपनी AM एंटरप्राइज न्यूयॉर्क की नंबर 1 कंपनी थी। यह अभियान और मायरा का मुख्य दफ्तर में ब्रांच था। भले ही उनकी कंपनियां अलग अलग थीं, अलग अलग सिटीज में थी, पर मायरा अपना ज्यादातर समय अभियान के ही दफ्तर, इस ऑफिस ब्रांच में बिताती थी। आज भी उस कैबिन में उसकी महक और उसकी यादों तो है, पर वो नहीं थी। वह कम तो कर रहा था, अपनी उंगलियों से कीमती कागजों को पलटता रहा था, पर उसके दिल में वो सुकून नहीं था। अभियान जो अब तक मायरा की यादों में ही डूबा था, न तो कोई काम कर रहा था और न ही किसी से मिल रहा था। तभी उसके असिस्टेंट ने उसे कॉल करके बताया कि मायरा जिस प्रोजेक्ट पर बहुत समय से काम कर रही है, उसकी डील फाइनल करने की आखिरी तारीख नज़दीक आ रही है। अगर वह इस डील को साइन नहीं कर पाया तो मायरा की इतने महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और ऐसा अभियान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह जानता था कि मायरा के लिए यह प्रोजेक्ट कितना ज़रूरी है, उसने कितनी मेहनत की है इसके लिए, इसीलिए वह आज ही न्यूयॉर्क आ गया था और तब से बस काम में डूबा था। वह मायरा और उससे जुड़ी चीज़ों को अभी आंच भी नहीं आने दे सकता था। इस प्रोजेक्ट में मायरा 50 अनाथालय खुलवा रही है, उन बेसहारा बच्चों के लिए जो दर दर भटकते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता। वह उन्हें सहारा देना चाहती थी, उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। वह जानती थी कि एक अनाथ की जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जो दुख दर्द उसने अपने बचपन में सहे थे, वह नहीं चाहती थी कि कोई और भी सहे। अगर वह उन मासूम बच्चों के लिए कुछ कर पाती तो उसे खुशी होती। इसीलिए उसने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसे अब अभियान पूरा कर रहा था। अभियान जानता था कि मायरा बाहर से चाहे जितनी भी सख्त और मजबूत दिखे, पर वह भी अंदर से उस मासूम बच्चे की तरह है जिसे कुछ भी आसानी से नहीं मिला। उसने कितनी रातें भूखे पेट काटी हैं। वह बस प्यार चाहती है, देखभाल चाहती है,
इसीलिए वह हर मुमकिन कोशिश करता था कि मायरा हमेशा खुश रहे। वह जो चाहे वह उसे दे सके। उसकी खुशी के लिए अभियान कुछ भी कर सकता था। आज तक उसने कभी मायरा से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। मायरा उसकी जिंदगी है, जो उसे लगता है कि उसे छोड़कर जा चुकी है, पर उसे नहीं पता बहुत जल्द उसकी तूफानी मायरा वापस आ रही है उसकी जिंदगी में। भारत इंडिया। सुबह का समय। सूरज दादा आ चुके थे और राठौर मेंशन में सब लोग जागकर अपने अपने कामों में लग गए थे। पर एक कमरे की लाइट्स अभी भी बंद थीं। वो कमरा किसी और का नहीं, मायरा का था। शायद उस कमरे में मौजूद लोगों की सुबह अभी भी नहीं हुई थी, क्योंकि शायद सालों बाद उन्हें इतनी सुकून की नींद आई थी। तो चलो उनकी सुबह करते हैं। उस कमरे में मौजूद बड़ी सी खिड़की के पर्दे हवा में उड़ रहे थे, जिससे सूरज दादा की कुछ किरणें उस कमरे में आ रही थीं और बेड पर सो रहे 3 लोगों को डिस्टर्ब कर रही थीं। माही जी बीच में लेटी थी, जबकि केसर और मायरा एक एक तरफ उन्हें हक किए हुए थे। मायरा धूप के आने से अपना चेहरा कवर कर वापस सो जाती है, पर माही जी और केसर उठ चुके थे। माही जी उठकर बैठती हैं, तो उनकी नज़र मायरा पर जाती है, जो एक छोटे से मासूम बच्चे की तरह उनसे लिपटकर सो रही थी। उसे ऐसे देखकर माही जी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 13 साल बाद उनकी बेटी उन्हें ऐसे गले लगाकर लेटी थी। इस सुबह को वह शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगी। वह झुककर मायरा के बालों पर चूमती है और उसके सिर को थोड़ा सा सहलाती है। केएसआर जो ये सब देख रहे थे, उनके होठों पर मुस्कान आ जाती है और आंखों में नमी। वह सोचते हैं, सच कहा था मायरा ने कि जब माही सुबह उठेगी और उसका चेहरा देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। इतने कम समय में कितनी अच्छी तरह से जान गई है वो माही को। इतना सोचकर वह माही जी को देखते हैं, जो अब भी मायरा को ही देख रही थी। उन्हें ऐसे देखकर वह उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उनसे कहते हैं, क्या हुआ माही? माही, जिन्हें शायद पता था कि केएसआर पहले ही जाग चुके हैं, उनकी बात सुन वह पलटते हुए बस उन्हें गले लगा लेती हैं। लेकिन कुछ बोलती नहीं है और उनकी आंखों से कुछ आंसुओं की बूंदें गिर जाती हैं। केसर उनसे फिर कुछ नहीं कहते, वह जानते थे कि माही का दिल भर आया है। कुछ देर ऐसे ही गले लगे रहने के बाद वह माही से दूर होते हैं, उनके आंसू साफ कर उनके सिर पर चूमते हैं। इसके बाद एक हल्की सी किस उनके होठों पर करते हैं, जिस पर माही जी झट से पीछे हो जाती है और उन्हें दूर करते हुए कहती हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? उनकी बात सुनकर केसर अनजान बनते हुए कहते हैं, मैंने क्या किया? कुछ नहीं, माही मुंह सिकोड़ते हुए कहती है और बेड से नीचे उतर जाती है। केसर उन्हें देख के मुस्कुराते ही फिर मायरा को देखते हैं, जो गहरी नींद में सो रही थी। उसे देखकर वह उसके सिर पर भी चूमते हैं और दोनों लोग मायरा को अच्छे से कवर कर कमरे से निकल जाते हैं। वो लोग मायरा की नींद खराब नहीं करना चाहते थे। शायद यह उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबहों में से एक थी। कुछ देर बाद मायरा की नींद खुलती है। वह अंगड़ाई लेते हुए उठती है और आसपास देखती है, तो कमरा खाली था। सूरज की किरणें सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे उसका चेहरा चमक रहा था। वह कुछ देर ऐसे ही पीठ के बल बेड पर लेट जाती है और कुछ सोचने लगती है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन कुछ ही पल में उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उस पर गंभीरता छा जाती है। वह खुद से ही बड़े गंभीर आवाज में कहती है, मायरा अपनी चीजें कभी शेयर नहीं करती। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही रहेगा, चाहे वो अभियान हो या डैड या फिर मॉम। इतना बोल बार रुकती है, फिर एक टैडी स्मील के साथ आगे कहती है, अब मुझे सिर्फ अभियान नहीं चाहिए, मुझे मॉम डैड भी चाहिए। जिंदगी में एक मॉम डैड होना इतना अच्छा होगा, ये मुझे पहले पता नहीं था। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और वह अपने बेड से उठकर गुनगुनाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। टैलेंटेड मायरा। डाइनिंग एरिया। सब लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर मायरा का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह अभी तक नहीं आई थी। जानकी जी ने नौकरानी मेड को उसे बुलाने भेजा, तो उसने कहा कि वो कुछ देर में आ रही है। सानिया और शान, जिन्हें इस मायरा का इंतजार करने पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मायरा इस घर की मालकिन है और वे सब नौकर। पर वे अभी कुछ कह नहीं सकते थे। शान इसलिए क्योंकि उसे पता था कि कल हुए ड्रामे की वजह से वह अभी सबकी नज़रों में है, और सानिया जिसे बस सही मौके का इंतजार था, क्योंकि शायद उसने कुछ बड़ा सोच रखा था। खैर, 5 मिनट बाद लिफ्ट खुलने की आवाज़ आती है। सब लोग उधर देखने लगते हैं, जहां से मायरा अपने ही एक समृद्ध और प्रभावशाली अंदाज में, रिच और कोल्ड ऑरा में, काले शर्ट और काले ट्राउजर में किसी डेविल क्वीन की तरह चलती हुई उनके पास आ रही थी। उसके दाहिने हाथ में पट्टी बंधी थी, जहां उसे कल चोट लगी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
वह आगे आकर चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। सब लोग उसे ही देख रहे थे, जैसे सबको एक उम्मीद थी कि शायद उसकी नाराजगी कुछ कम हुई होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। वह सबको नज़रअंदाज कर अपना नाश्ता करने बैठे जाती। माही जी उसे खाना सर्व करती है, जिस पर वो कुछ नहीं कहती, जिससे माही जी थोड़ा अच्छा लगता है और उनके फेस पर स्माइल आ जाती, जो मायरा देख लेती। जानकी जी मायरा हाथ का देख और उससे पूछती है, अब तुम्हारा हाथ कैसा है एंजल? और कल अचानक क्या हो गया था? उनकी बात सुन तो मायरा मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब देती है, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक दादी, आप फिक्र न करें। शायद वो कप जिसमें चाय थी थोड़ा टूटा हुआ था, इसलिए मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। उसकी बात सुन कि वो ठीक ही जानकी जी की थोड़ी चिंता कम होती है। ताबी माही जी उससे कहती है कि वो उसे खिला दे, पर मायरा मना कर देती है। पर सानिया तो सानिया है, उसे तो मौका चाहिए कुछ बोलने का, इसलिए वो मायरा को देखे हुए बहुत प्यार सी कहती है, मायरा तुम मेरी और शान की वजह से मोम से क्यों नाराज? हाँ, तुम्हारे हाथ में चोट लगी, तुम अपने हाथों से कैसे खा पाओगी? जब हमें चोट लगती थी तो मोम हमेशा अपने हाथों से खिलाती थी, उसने धीरे से कहा, इससे उन्हें सुकून मिलता था। तो तुम भी मोम के हाथ से खा लो, उन्हें अच्छा लगेगा। इतने समय बाद तुम्हें अपने हाथ से खिला के तुम मोम के लिए इतना तो कर ही सकती हो। उसकी बातें इतनी मीठी और सच्ची थी कि जैसे उसने हर शब्द दिल से तराशा हो, किसी का भी दिल उसकी बात सुन के धोखा खा सकता था। तभी सानिया की मीठी बातों सुनकर दीपिका मायरा को ताना मारते हुए कहती है। उसकी आवाज में गुस्सा और खींच साफ झलक रही थी। क्या सानिया, तुम भी किसे समझा रही हो? जिसे किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, वो तो चाची को अपनी माँ भी नहीं मानती, और उसे ड्रामे करने के अलावा कुछ आता भी है। उसने मायरा की तरफ देखते हुए कहा, पहले ही इतना लेट आई, जैसे कहीं की महारानी हो, और अब अपने उस चोट लगे हाथ से खाएगी। फिर अपने आप को सबके सामने ऐसा दिखाएगी जैसे उससे ज्यादा दर्द में तो कोई है ही नहीं। अटेंशन लेने का एक मौका नहीं छोड़ सकती है ये। सानिया की मीठी बातों और दीपिका का टाउन सुनकर मायरा आंखें सख्त हो जाती है, और वह सानिया को ऐसी तीखी नजरों से घूर के देखती है जिससे एक पल के लिए सहम जाती है। मायरा का व्यक्तित्व और ही ऐसा था, उसका एक रौब था जो सब पर भारी पड़ता था। मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, मायरा की आवाज में बर्फ की जैसी ठंडी थी, कि अपनी ये जुबान थोड़ी कम चलाया करो, नहीं तो किसी लायक नहीं रहेगी ये। उसने उसे घुरते हुए अपनी बात जारी रखी, और दूसरी बात, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मिसेस केसर अपने सौतेले बच्चों से कितना प्यार करती ही। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मुझे बार बार जताने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए उसने एक नज़र माही जी की तरफ देखा। माही जी की आंखें शर्म से झुक गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर मायरा ने वापस सानिया की तरफ देखा और कहा, और तीसरी बात, तुमने मुझे क्या अपनी तरह निकम्मा समझ रखा है, जो छोटी सी चोट लगने पर भी अपने काम खुद न कर पाऊं और दूसरों पर निर्भर रहूं? बाहर आओ अपनी इस गलतफहमी से। मैं मायरा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अगर मेरे एक हाथ में चोट लगी है तो दूसरा बिल्कुल सही सलामत है, समझी? मायरा का गुस्सा अब दीपिका की तरफ मुड़ जाता है। उसकी आवाज में वही तीखापन था जो किसी धारदार चीज जैसा लगता है। और आप मिस दीपिका, उसने सीधे दीपिका की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरा इंतजार करें। यह आपकी समस्या है कि आप मेरा इंतजार कर रही थी, न कि मेरी। दीपिका ने उससे इस तरह के सीधे जवाब की उम्मीद नहीं की थी, और वह कुछ पल के लिए शांत रह गई। तभी शान, जो ये सब देख रहा था, उससे अपनी बहन सानिया की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वह बीच में बोल पड़ता है, पर तुम तो राइट हैंडेड हो ना, तो तुम अपने लेफ्ट हैंड से कैसे खाओगी मायरा? सानिया तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। शान की बात सुनकर मायरा ने उसकी तरफ घुरके के देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। मैं राइट से खाऊं या लेफ्ट से, तुम दोनों भाई बहनों को इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसने शान और सानिया दोनों को देखते हुए आगे कहा, तुम दोनों ने क्या सबको अपनी तरह कचरा समझ रखा है? उसकी आवाज में कड़वाहट थी। मैं राइट हैंड भी इस्तेमाल कर सकती हूँ और लेफ्ट भी, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, तुम्हारी तरह निथल्ली नहीं, समझे? ये कहकर मायरा एक क्रूर मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कान में अहंकार का भाव था। उसे दोनों भाई बहन की बेइज्जती करके बहुत अच्छा लग रहा था। मायरा की तीखी बातों को सुनकर माही जी उसे चुप कराने के लिए बोलती है, बस मायरा, तुम्हें हुआ क्या है? इससे पहले कि माही जी कुछ और कह पाती, मायरा ने उन्हें घूरकर देखा और भारी आवाज में कहती है, अगर आपने कुछ भी कहा तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी बिना कुछ खाए। तो सोच लीजिए, अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ बैठकर नाश्ता करूं
तो आप ही चुपचाप अपना काम करिए। मेरे मामलों में आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मायरा की इस धमकी भरी बात से माही जी वहीं रुक गईं और कुछ भी नहीं बोल पाईं। वह नहीं चाहती थी कि मायरा खाना छोड़ के जाए। मायरा ने अपनी बात का असर देख लिया था और वह बिना किसी की परवाह किए आराम से नाश्ता करने लगी। उसके आगे फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई एक शब्द भी बोल पाता। कुछ देर बाद जानकी जी केएसआर की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, कुश, आपने क्या सोचा है सगाई के बारे में? कल तो आपने कुछ साफ बताया नहीं था। उनकी बात सुनकर सब लोग उन्हें देखने लगे। केएसआर ने एक नज़र मायरा की तरफ देखा, जिसने उन्हें हाँ में इशारा किया। इस इशारे से आश्वस्त होकर उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, जो जैसा तय हुआ था वैसा ही होगा माँ। 1 हफ्ते बाद सगाई होगी। केज़रा की बात सुनकर जानकी जी ने सिर हिलाकर सहमति देती है। वही उनकी बात सुन सानिया अपनी मुठियां भिज लेती है। नाश्ते के बाद सब लोग लिविंग रूम में आकर बैठ गए। केएसरा, गौतम और वीर अपने ऑफिस के लिए निकल चुके थे और बाकी लोग अपने काम के लिए। मायरा अपने कमरे में जा रही थी, तभी जानकी जी ने उसे रोक लेती है। जानकी जी ने उसे अपने पास बिठा और बड़े प्यार से कहती है, बेटा, अब जब तुम्हारी सगाई में ज़्यादा समय नहीं बचा है तो उसकी शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। हमने सोचा है कि तुम आज सबके साथ शॉपिंग पर चली जाओ। उनकी बात सुन के मायरा ने एक प्यारा सा चेहरा बनाया और कहा, दादी, मेरा जाना ज़रूरी है क्या? आप देख लीजिए ना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। उसकी बात सुनकर जानकी जी हंसते हुए बोली, बेटा, सगाई तुम्हारी है, मेरी नहीं, इसलिए तुम्हें शॉपिंग पर तो जाना पड़ेगा। मायरा ने हार मानते हुए एक सीधा सा चेहरा बनाकर कहा, ठीक है दादी, मैं चली जाऊंगी, पर अकेले। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं और वह इंसान हमारी उम्मीद तोड़ता है तो बहुत दुख होता है। उसने सबको एक नज़र देखा और उसके शब्दों ने सबके दिल में एक टीस सी पैदा कर दी। माही जी की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उन्होंने जल्दी से छिपा लिया। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी, जानकी जी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। तुम माही और बाकी सबके साथ जाओगी। हम जानते हैं कि तुम सबसे नाराज़ हो और हम यह नहीं कह रहे कि तुम अपनी नाराज़गी दूर करो, बस हम इतना कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं जाओगी। खंडार विला पर दादी, मायरा ने उनकी बात के बीच में टोकते हुए कहा, क्योंकि उसे इन लोगों के साथ नहीं जाना था। लेकिन जानकी जी ने भी जिद पकड़ ली थी। उन्होंने मायरा को ऐसे देखा कि वह कुछ नहीं कह पाए और आखिरकार उनकी बात मान गई। जानकी जी नहीं चाहती थी कि मायरा अब और माही और उनके बेटे से दूर रहे, क्योंकि उसके जगह जो सानिया ने ली वो उस वापस ले सके। ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी, इतना बोलकर मायरा बिना किसी की बात सुने अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे सिर्फ मायूसी सी खड़े कुछ लोग रह जाते हैं। मायरा के जाने के बाद लिविंग रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। तभी दीपा जानकी जी की तरफ देखते हुए कहती है, माँ, ये सगाई कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। मतलब, मायरा अभी बस 19 साल की है और उससे बड़ी सानिया और दीपिका भी हैं। दीपा की बात सुनकर जानकी जी ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मायरा विक्रम से सगाई करना चाहती है और अभी बस सगाई हो रही है, शादी नहीं। इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम फिक्र करनी है तो दीपिका की फिक्र करो। जानकी जी की आवाज़ में नाराज़गी थी। हमने उसे कितना अच्छा लड़का बताया था, शिवम, समीर का छोटा भाई, पर तुम्हारी बेटी को वो लड़का पसंद ही नहीं आया। उसे वो अपने रुतबे से नीचे लगता है। उसकी हैसियत तुम्हारी बेटी के बगल में खड़े होने की भी नहीं लगती। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए शक्ति से कहा, पर शायद उसे यह नहीं पता कि शादी करने के लिए हमें पैसा नहीं, दिल देखना चाहिए, जो उसका कितना अच्छा है। समझाए आप दोनों अपनी बेटी को। इतना कहकर जानकी जी ने दीपिका को एक नज़र देखा, जिसका मुंह बन गया था। उनकी बात सुनकर इतना बोल वह अपने कमरे में चली जाती है। उन्हें शिवम बहुत पसंद था। वह एक नेक दिल, ईमानदार और काबिल इंसान था, जो उनकी आंखों के सामने बड़ा हुआ था। उसके पिता, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वह उनके लिए काम करते थे और बहुत अच्छे इंसान थे। अब शिवम गौतम के अंडर काम करता था और समीर के सेरा के अंडर। लेकिन दीपिका को शिवम अपने लायक नहीं लगता था। उसके हिसाब से वह राठौर खानदान की बेटी थी और शिवम सिर्फ एक कर्मचारी, उसके भाई की कंपनी में काम करने वाला एक नौकर, जो उसके स्तर का नहीं था। ये सब उसे सानिया ने ही कहा था कि शिवम उसके लायक नहीं, उसे अपने लिए एक रिच आदमी ढूंढना चाहिए जो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। वही दीपा जी और उनके पति सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें जानकी जी की बात सही लग रही थी। शिवम सच में बहुत अच्छा लड़का था और उनकी बहुत इज्जत भी करता था, पर सानिया उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। वही जानकी जी की बात सुनकर दीपिका चिढ़कर बोलती है,
ओह गॉड, पता नहीं दादी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मायरा के लिए विक्रम सहाय, जो सहाय एंटरप्राइजेस के सीईओ हैं, को पसंद किया और मेरे लिए एक मामूली सा कर्मचारी। इतना बोलकर वह मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। मायरा अपने कमरे में बैठी अपने फोन में कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह तुरंत अपनी बुगाटी की चाबियां उठाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह घर से बाहर निकलने लगती है, उसकी नज़र सानिया पर पड़ती है। सानिया बगीचे में खड़ी थी और बेचैनी से बार बार किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी। मायरा उसे एक नज़र देखती है और एक तीखी मुस्कान के साथ कहती है, आज तुम्हारा एक प्यादा तो गया। बचा सकती हो तो बचा लो सानिया। इतना कहकर वह जोर से हंसती है और अपनी बुगाटी में बैठकर तेजी से वहां से निकल जाती है। मायरा की बुगाटी सड़क पर सरपट दौड़ी चली जा रही थी, जैसे समय को पीछे छोड़ रही हो। धीरे धीरे शहर की चकाचौंध और भीड़ से दूर उसकी गाड़ी एक सुनसान वीरान इलाके में जाकर रुकती है। जैसे ही इंजन शांत होता है, एक बड़ा सा लोहे का गेट खुलता है, जिसे एक गार्ड ने जल्दी से खोला था। उसकी गाड़ी उस लोहे के गेट के अंदर जाती है। गाड़ी रुकते ही मायरा धीरे से बाहर आती है। उसकी निगाहें चारों ओर घूमती है, फिर जाके सामने की ओर ठहर जाती है। सामने एक विशाल विला खड़ा था। बाहर से उसमें कोई खास चमक दमक या सुरक्षा नहीं थी, सिवाय एक अकेले गार्ड के। पर वह कोई साधारण गार्ड नहीं लग रहा था। उसकी मुद्रा और आंखों में एक अलग ही शक्ति थी। बाहर से देखने में वह विला किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा था, जिसमें न कोई रोशनी थी और न ही कोई रौनक। पूरे क्षेत्र एरिया में उस विला को छोड़कर कुछ भी नहीं था, बस घने पेड़, जंगली झाड़ियां और सन्नाटा। उन्हीं के बीच वह विला था जो किसी भूतिया बंगले जैसा लग रहा था। मायरा शान से चलते हुए उस विला की तरफ जाती है। जैसे ही उसकी आंखें एक सेंसर पर स्कैन हुई, एक इलेक्ट्रॉनिक गेट अपने आप खुल जाता है और वह उसके अंदर चली जाती है और गेट अपने आप बंद हो जाता है। मायरा अपने शांत और प्रभावशाली पावरफुल और व्यक्तित्व के साथ अंदर दाखिल होती है। वह विला, जो बाहर से किसी खंडहर सा लग रहा था, अंदर से बिल्कुल अलग था। पूरा विला आधुनिक रोशनी से जगमगा रहा था और हर जगह नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे थे। काले यूनिफॉर्म पहने, जिनके सीने पर MA लिखा था, साथ में ग्रीन एस का लोगो लगा था, वे हटे कट्टे बेहद प्रशिक्षित बॉडीगार्ड्स जगह जगह खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे किसी मूर्ति की तरह स्थिर थे, मानो उनके अंदर कोई भावना ही न हो। वह जगह किसी राजा के दरबार जैसी लग रही थी। मायरा अपने चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन लिए अपने शांत और कोल्ड ऑरा के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, हवा में एक अजीब सा दबाव पैदा हो रहा था। सारे बॉडीगार्ड्स जो दो कतारों में खड़े थे, मायरा उनके बीच से निकल कर जा रही थी और वे एक एक करके उसके सामने सिर झुकाते जा रहे थे। मायरा सीधे सामने रखी हुई एक क्वीन चेयर तक जाती है और उस पर बैठ जाती है। उस कुर्सी पर मायरा के बैठते ही एक गार्ड उसके सामने आकर सिर झुकाए खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें नीचे थीं, वह बस अपनी मालकिन के एक इशारे का इंतजार कर रहा था। मायरा ने एक नज़र बाकी गार्ड्स पर डाली, जो अभी भी अपनी जगह पर बुत की तरह खड़े थे। फिर अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ और सर्द आवाज में उससे पूछती है, पता चला उस गाड़ी में बम किसने लगाया था? नो 29 कशिश मेहरा। तो मैं पहले आपको बता दूं कि मायरा कहाँ है और ये गार्ड कैसे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मायरा की जिंदगी मिस्ट्री से भरी है, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ के बारे में तो अभियान भी नहीं। इन्हीं सीक्रेट में से एक है उसकी अपनी MA आर्मी। कुछ साल पहले जब बिजनेस की दुनिया में उस पर और अभियान पर लगातार हमले होने लगे थे, तब मायरा ने एक ऐसी सीक्रेट गैंग बनाई थी जो सिर्फ पर्दे के पीछे में रहकर काम करती थी। मायरा न कभी इस गैंग के लोगों से मिली थी और न ही इन लोगों ने कभी मायरा का चेहरा देखा था। वे सिर्फ उसकी आंखों की स्कैनिंग और उसकी आवाज़ को ही पहचानते थे। स्पाई की तरह ये सभी लोग पूरी सीक्रेट तरीके से मायरा के लिए काम करते थे। मायरा उन्हें सिर्फ कोड्स के जरिए आदेश देती थी, इसलिए उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उनकी बॉस कौन है। आज वे पहली बार अपनी बॉस से मिल रहे थे। जब माया और अभिन का एक्सीडेंट हुआ था, तभी मायरा ने अभियान को संभालने और सुरक्षित रखने के लिए इन्हीं लोगों को बुलाया था। ये हमेशा अभियान की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। ये गैंग कभी सामने आकर काम नहीं करती, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसके अस्तित्व के बारे में जानते तक नहीं हैं। ये सिर्फ तभी एक्टिव होती है जब मायरा का आदेश मिलता है। इसी गैंग ने मायरा के कहने पर इस विला का इंतजाम किया था और आज उन्हें यहाँ आने का आदेश मिला था।
क्योंकि आज मायरा इन सब से पहली बार आमने सामने मिलने वाली थी। आज पहली बार वे सभी अपने बॉस को देख रहे थे। इससे पहले उन्हें हमेशा डिजिटल माध्यम से ही आदेश मिलते थे, पर आज उन्हें पता था कि वे अपने बॉस से मिलने वाले हैं, पर उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो एक ऐसी शख्सियत होंगी। देखने में मायरा यकीनन मासूम और भोली भाली लग रही थी, पर उसके चेहरे पर वो शून्य भाव और उसके आसपास का शांत और ठंडा माहौल हर किसी के दिल में सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। बैक टू द स्टॉट। पता चला उस गाड़ी में बम किसने लगाया था। वो सर्द आवाज जो आज तक सिर्फ फोन या कंप्यूटर से सुनी थी, सामने से सुन के बोगार्ड कांप जाता है और अपनी कांपते हुई आवाज में बोलता है, जी बॉस, पता चल गया है कि मिस्टर ए की गाड़ी में बम किसने लगाया था। इतना कहकर वह थोड़ा रुका, फिर धीमी आवाज में अपनी बात जारी रखी। 3 साल पहले मिस्टर ए की गर्लफ्रेंड माया मैम ने एक बिजनेस टाइकून केएसआर की जान बचाई थी। केएसआर के दुश्मनों ने उन्हें मारने की एक बड़ी साजिश रची थी, लेकिन माया मैम की वजह से वे लोग कामयाब नहीं हो पाए। पर उस हमले में माया मैम को चोट लग गई थी। गार्ड ने सिर झुकाते हुए आगे कहा, इसके बदले में मिस्टर ए और केएसआर ने उन दुश्मनों के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया था, जिससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उनके कई आदमी भी मारे गए। वे लोग तभी से बौखलाए हुए थे और माया मैम और मिस्टर ए से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने इंतजार किया और मौका मिलते ही माया मैम के एक पुराने आदमी को खरीदकर उनकी गाड़ी में बम लगवा दिया। ये कहकर हेड गार्ड खामोश हो जाता है। उस पूरे हॉल बिल्कुल शांति थी, किसी की तेज सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। गई वही उसकी सारी बातें सुनकर मायरा की मुठियां भींच, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी। ये सोचकर उसका दिमाग फट रहा था कि अगर उसके अभी को कुछ हो जाता तो क्या होता। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। मायरा ने दांत पीसते हुए उस गार्ड को देखा और गरज कर पूछा, वो आदमी कहाँ है। मायरा की गुस्से भरी आवाज सुनकर गार्ड कांप जाता है, फिर अपनी नजरें झुकाते हुए कहता है, बॉस, उस आदमी को मिस्टर ए ने पकड़ लिया था और वह अभी उन्हीं के पास है। और उन लोगों का क्या जिन्होंने ये हमला करवाया था। उसकी बात सुन मायरा ने आगे कहा, बॉस, मिस्टर ए और केएसआर के आदमी उनके पीछे लगे हुए हैं, पर अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं चला। सिर्फ कुछ छोटी छोटी गैंग्स हाथ लगी हैं, जिन्होंने पैसों के लिए ये सब किया था। असली दुश्मन कौन है अभी भी पता नहीं चला है। गार्ड ने अपनी बात खत्म की और चुप हो गया। पता नहीं चला है तो पता लगाओ। मायरा की आवाज बिल्कुल सर्द थी। वह अपनी सीट से उठी, उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। एक एक चीज को दोबारा से चेक करो। केएसआर के दुश्मनों की पूरी लिस्ट निकालो और पता लगाओ कि उनमें से कितने अभी भी जिंदा हैं, कितने एक्टिव हैं और हर एक का क्या स्टेटस है। मुझे जल्द से जल्द वो इंसान चाहिए जिसने ये सब किया है, मेरी आंखों के सामने। मायरा ने गुस्से से भरे लहजे में उस गार्ड को देखते हुए ऑर्डर दिया। जी बॉस, गार्ड ने बिना कोई सवाल किए तुरंत जवाब दिया। मायरा ने उसे देखा, फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान खिल गई। मायरा उससे धीमी पर खतरनाक आवाज में पूछती है, वो कहाँ है। उसकी मुस्कान देखकर गार्ड बुरी तरह से कांप जाता ही और हकलाते हुए बोलता है, वो बॉस, टॉर्चर रूम में नंबर 29 के साथ। इस गैंग में किसी का नाम नहीं, सबको नंबर कोड से बुलाते हैं। उसकी बात सुनकर मायरा की हंसने लगती है और हंसते हुए अपनी जगह से खड़ी होती है और बोलती है, ओह नंबर 29, चलो तो फिर हमारे पहले मेहमान से मिला जाए। इतना कहकर मायरा सभी गार्ड्स के बीच से होते हुए टॉर्चर रूम की तरफ जाने लगती है। मायरा थोड़ा चलते हुए कुछ दूरी पर एक कमरे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गार्ड ने फुर्ती से उस कमरे का दरवाजा खोलता है। अंदर का नज़ारा देखकर मायरा के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आ जाती है। वह वही दरवाजे से पीठ टिकाकर आराम से अंदर का दृश्य देखने लगती है। कमरे के अंदर एक लड़का कुर्सी से बंधा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी, पूरा शरीर लहूलुहान था और कपड़े फटे हुए थे। उस लड़के के ठीक सामने एक लड़की खड़ी थी। उसने भी बाकी गार्ड्स की तरह ही वर्दी पहन रखी थी। उसकी वर्दी पर एक बैच था जिस पर नंबर 29 लिखा था। वह बिना रुके लगातार एक डंडे से उस लड़के को मारती जा रही थी। मायरा के साथ आया गार्ड जल्दी से अंदर जाकर नंबर 29 के कान में कुछ फुसफुसाता है। उसकी बात सुनते ही वह रुक जाती है और अपना सिर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। उसकी नजरें अभी तक मायरा पर नहीं पड़ी थीं। उसे रुकता देख मायरा धीरे धीरे चलती हुई अंदर आती और वहां रखे सोफे पर किसी रानी की तरह बैठ जाती है। उसकी निगाहें नंबर 29 पर जा टिकी थी। नंबर 29 काशिश मेहता, जिसकी उम्र 21 साल है। वह माया की टीम की एक सदस्य है, जिसे लोगों को मारने में सुकून मिलता है।
यह एक दोहरी जिंदगी जी रही है, दुनिया के सामने अलग और मायरा की टीम की सदस्य बनकर अलग। इसके माता पिता नहीं हैं, 15 साल की उम्र में उनका कत्ल हो गया था। तभी से उसके मन में सिर्फ बदला लेने की आग है, जिसकी वजह से वह आज यहाँ है। यह एक कंप्यूटर एक्सपर्ट भी है और माया की वजह से ही वह अपना बदला पूरा कर पाई है, इसलिए उसने अपनी जिंदगी माया के नाम कर दी है। मायरा नम 29 को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहती है, शाबाश नम 29, वेल डन, तुमने हमारे मेहमान की बहुत अच्छी खातिरदारी की। मायरा की बात सुनते ही नम 29 की भौहें आपस में सिकुड़ जाती ही उसे ये आवाज जानी पहचानी लग रही थी। उसने अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया तो उसकी आंखें मायरा की नजरों से मिली। उसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वह एक कदम पीछे हट गई। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मायरा। नंबर 29, मतलब काशिश मेहरा की नज़र जैसे ही मायरा पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। आंखें हैरत से फैल गईं, उसका चेहरा ऐसा हो गया मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसके लिए वह इतने सालों से काम कर रही है, वह खतरनाक बॉस उसकी दोस्त मायरा होगी। वहीं मायरा उसे एक खतरनाक मुस्कान के साथ देख रही थी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि काशिश का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। वह बिल्कुल शांत और स्थिर बैठी थी, उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। आखिर काशिश उसकी ही टीम की सदस्य थी, उसे ये सब पता होना तो स्वाभाविक था। काशिश मायरा को पिछले 6-7 सालों से जानती थी। मायरा जहां विदेश में अपने नाना नानी के साथ रहती थी, काशिश भी वही एक आम लड़की की तरह रहती थी, किसी को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। काशिश मायरा की बहुत अच्छी दोस्त थी, दोनों साथ में पढ़ते थे, पर उसे कभी नहीं लगा कि वह भोली भाली, मासूम, शांत लड़की मायरा इतनी खतरनाक निकलेगी। एमए गैंग की बॉस। वह अभी अपनी हैरानी में ही थी, तभी उसके कानों में मायरा की ठंडी, तीखी आवाज पड़ती है, जो उसे हकीकत में लाने के लिए काफी थी। क्या हुआ नंबर 29, तुम इतनी सदमे में क्यों हो? मायरा ने अपनी उसी शांत, ठंडी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी गहराई थी। उसने कशिश को देखते हुए आगे कहा, लगता है तुम अपने बॉस को देखकर खुश नहीं हो। ये कहते हुए उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। उसकी उस मुस्कान को देखकर कमरे में मौजूद हर शख्स की रूह तक कांप गई। काशिश, जो अब तक इस सच को मानने से इनकार कर रही थी, अब उसे यकीन हो गया कि ये कोई भ्रम नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। तो बिना एक पल भी सोचे वो घुटनों के बल बैठ जाती है और अपना सिर झुकाकर और हड़बड़ाते हुए बोलती है, सॉरी बॉस। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप। वह चुप हो गई, उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। वही उसकी घबराहट देखकर मायरा हंसने लगती है, लेकिन वह हंसी अच्छी नहीं थी, उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। वह हंसते हुए अपनी जगह से खड़ी होती है और उस कुर्सी पर बंधे लड़के के पास जाकर उसके चारों ओर घूमने लगती है। उसकी आंखें अभी भी काशिश पर ही टिकी थीं, जिसकी वजह से काशिश की हथेलियां पसीजने लगती है। मायरा ऐसे ही गोल गोल घूमते हुए बोलती है, क्या हुआ नंबर 29? या कहूँ काशिश, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें शौक लगा है ना? उसकी बात सुनकर काशिश ने बस हाँ में सिर हिला देती और बोलती है, हाँ वो थोड़ा सा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम, मेरा मतलब बॉस आप। उसके शब्द गले में ही अटक गए। उसका जवाब सुनकर मायरा उसी तरह घूमते हुए बोलती है, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मायरा, जो इतनी भोली भाली दिखने वाली लड़की है, एमए गैंग की बॉस होगी, यही ना? इतना कहकर वह उस लड़के के ठीक पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और काशिश की तरफ देखते हुए एक टैडी मुस्कान के साथ वह आगे कहती है, लेकिन क्या इस पर यकीन करना इतना मुश्किल है, जबकि तुम खुद एक नॉर्मल कॉलेज जाने गोइंग लड़की होकर इस जासूसी गैंग की सबसे खतरनाक सदस्य हो सकती हो, तो मैं इसकी बॉस क्यों नहीं? मायरा ने अभी इतना ही कहा था कि उस कमरे में एक तेज चीख गूंज उठी। उस दर्दनाक चीख को सुनकर सबकी निगाहें उस तरफ मुड़ गईं, जहां मायरा ने न जाने कब उस लड़के के कंधे में एक छोटा सा चाकू घोंप दिया था। वह बड़े आराम से वहीं खड़ी होकर उस चाकू को गोल गोल उसके कंधे में घुमा रही थी, जैसे कोई पेंसिल से नोटबुक पर शकल बना रहा हो। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो उसे ये सब करने में मजा आ रहा हो। उसकी इस हरकत पर वहां मौजूद सारे गार्ड, जो खुद को निडर मानते थे, उनकी रूह तक कांप गई। वे चाहे कितने भी खतरनाक क्यों न हो, उनकी बॉस कुछ अलग ही थी। मायरा बड़े आराम से काशिश की तरफ देखते हुए बोलती, हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ याद आया, तुम इस गैंग की मेंबर हो सकती हो, पर मैं इसकी लीडर नहीं। हम
इतना बोलकर वह एक आईब्रो ऊपर करके काशिश को देखती है, जैसे उस लड़के की चीखें जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। वहीं काशिश उसका सवाल सुनकर तुरंत बोल पड़ती है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था बॉस। सॉरी, मैंने आप पर डाउट किया। तो मुझे लगता है कि अब तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो चलो अब असली काम की तरफ बढ़े। इतना कहकर मायरा ने एक तेज झटके के साथ चाकू को उस लड़के के कंधे से बाहर खींच लिया और एक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, लेकिन मायरा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह बड़े आराम से वापस सोफे पर जाकर बैठ गई। वही उसकी बात सुन काशिश ने बिना एक शब्द कहे बस हाँ में सिर हिलाया और अपना सिर उसके सामने झुका लिया। फिर मायरा ने उस लड़के की तरफ देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहती है, इसकी आंखों से पट्टी हटाओ। मायरा की बात सुनकर काशिश जल्दी से जाकर उस लड़के की आंखों से पट्टी हटा देती है। वह लड़का, जिसका नाम रोहित था, कराहते हुए अपनी आंखें खोलता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ देर में उसकी आंखें माहौल के हिसाब से ढलती हैं और वह सामने देखता है। वहां मायरा आराम से सोफे पर बैठी उसी चाकू से खेल रही थी और काशिश उसके पास ही चुपचाप खड़ी थी। रोहित, जो उन दोनों को एक साथ अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह जाता है, फिर लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है? फिर उसकी नजरें पूरी तरह मायरा पर जाती है और वो उसे देखते हुए कहता है, मायरा, ये क्या है? अरे यार बोलो न कुछ। क्या इस काशिश ने तुम्हें परेशान किया है? मेरे हाथ खोलो, मैं अभी उसे ठीक करता हूँ। उसके शब्द दर्द और गुस्से से भरे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काशिश, मेरी दोस्त को हट करने की? मायरा, तुम मेरे हाथ खोलो इस कशिश को तो मैं बकता हूँ। उससे बोला नहीं जा रहा था। काशिश ने पहले ही उसकी हालत खराब कर दी थी और उसके बाद मायरा का वो वार। वही रोहित की सारी बातें सुनकर मायरा की आंखें गहरी हो जाती है। उनमें एक ऐसी ठंडक थी जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी थी। वह रोहित की तरफ देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में सीधे उससे सवाल करती है, क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? तुम अपनी गलती नहीं जानते? उसकी इतनी ठंडी आवाज सुनकर रोहित एक पल को कांप जाता है, पर खुद को शम्हाल वह मायरा की तरफ देखता है और कहता है, कैसी बातें कर रही हो मायरा? मुझे कैसे पता होगा? तुमने मुझे क्यों यहाँ बांध रखा है? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। 39 रोहित का अंत। रोहित, मायरा का दोस्त जो 2 सालों से किसी साई की तरह उसके साथ रहता था। मायरा के बाकी दोस्त उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे, पर मायरा उसे बहुत मानती थी क्योंकि उसने एक बार उसकी जान बचाई थी। वह मायरा की हर वो खबर रखता था जो मुमकिन थी, पर सारी नहीं, क्योंकि ये इतना भी आसान नहीं था। रोहित की बात सुनकर मायरा के होंठों के कोने टेढ़े हो जाते हैं। वह उसे देखते हुए बोलती है, दोस्त? हाँ, तुम तो मेरे दोस्त हो जिसने 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरी जान बचाई थी। इतना कहकर मायरा रुकी, फिर उसे गुरते हुए आगे कहती है, पर वो एक्सीडेंट भी तो तुमने ही करवाया था, मेरी जान बचाने का नाटक करने के लिए, ताकि तुम मेरे करीब रह सको, मेरे दोस्त बन सको और तुम मेरे करीब रहकर मेरी सारी जानकारी अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड सानिया को दे सको, उसे खुश कर सको। 2 साल, पूरे 2 साल तक तुमने दोस्ती का ढोंग रचा, फिर मुझे धोखे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर इंडिया आने पर मजबूर किया और फिर मेरा एक्सीडेंट करवाया। इतना कहकर मायरा रुकी, फिर हंसते हुए आगे बोली, पर तुम्हारा बैड लक कहो या मेरा गुड लक, मैं उस एक्सीडेंट से बच गई। इतना कहकर मायरा चुप हो जाती और रोहित के चेहरे के भाव देखने लगी। उसके भाव हद से ज्यादा खराब हो चुके थे क्योंकि उसका सच अब मायरा के सामने आ चुका था, पर फिर भी वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता। आखिर वह सानिया का आदमी था। वो मायरा की तरफ देखते हुए समझाने वाले टोन में कहता है, मायरा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो किसी सानिया को जानता तक नहीं। मेरी बात का यकीन करो, जिसने भी ये सब तुमसे कहा है सब झूठ है। प्लीज मायरा, मेरी एक बार तो सुनो। वही उसकी सारी बकवास सुनकर मायरा ने एक पल भी नहीं सोचती है। गुस्से में उसने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसकी तरफ फेंक देती है, जो सीधे जाकर उसके सीने में लगता है और उसके मुंह से दर्द भरी आह निकलती है। मायरा की आंखें आग उगल रही थी। वह उसे देखते हुए गुस्से से कहती है, चुप, बिल्कुल चुप। उसके वार से रोहित जो दर्द तड़प रहा था, पर जब उसे लगा कि मायरा उसकी बातों में नहीं आ रही, उससे मिन्नतें बेकार हैं,
तो उसके चेहरे पर डर की जगह गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से मायरा को देखते हुए बोलता है, ये तुम सही नहीं कर रही हो मायरा। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ, मेरे डैड कौन है, मेरे पीछे किसका हाथ है। चुपचाप मुझे जाने दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी धमकी सुनकर मायरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह उसकी तरफ देखकर बोलती है, अच्छा कौन है तेरा बॉस, किसका हाथ ही तेरे पीछे बता जरा, मैं भी तो जानूं। वही मायरा का सवाल सुनकर रोहित एक पल को शांत हो जाता है और उसकी यह खामोशी मायरा की मुस्कान को और गहरा कर देती है। वह रोहित की तरफ देखते एक चालाकी भरी स्माइल देते हुए कहती है, अच्छा चल ठीक है, एक डील करते हैं, तुम मुझे अपने बॉस का नाम बता और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। तो बोल, नाम बता रहा है या नहीं। मायरा की आंखों में एक शातिर चमक थी जो उसकी बातों को और भी खतरनाक बना रही थी। वही उसकी बात सुनकर रोहित सोच में पड़ जाता है। कुछ पल बाद वो मायरा की तरफ देखते हुए कहता है, मैं कैसे यकीन करूं तुम पर। अगर मैंने नाम बता दिया और तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो वो तेरी समस्या है, यकीन करना या नहीं। मुझे सिर्फ इतना बता, मेरा एक्सीडेंट किसने करवाया। मुझे नाम चाहिए, आई वॉन्ट दैट बस, डी नेम। मायरा की आवाज में एक दबा हुआ गुस्सा था जो किसी भी पल फट सकता था। उसकी बात सुनकर रोहित डर से हकलाने लगा, मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ। बस इतना जानता हूँ कि वो सानिया के बहुत करीब है और उसी के घर में रहता है। मेरी बात उससे सानिया ने ही करवाई थी। मैंने उससे कई बार नाम पूछा पर उसने नहीं बताया। एक बार नशे में भी उसका नाम जानने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। उसका डर सानिया के मन में इतना ज्यादा है कि वह मरना पसंद करेगी पर उस शख्स का नाम बताना नहीं। उसने मुझसे बस इतना कहा कि वो इंसान बहुत खतरनाक है, एक पागल वो। इतना कहकर वो उसने उम्मीद से मायरा को देखता है और हकलाते हुए आगे कहता, मामा मैंने सब सच बता दिया, प्लीज अब मुझे छोड़ दो मायरा। इतना कहकर रोहित अपनी रिहाई के ख्वाब देखने लगता है, ये सोचकर कि अब मायरा उसे जाने देगी और क्योंकि उसने सब सच बात दिया है उसने सोचा कि अब वह आज़ाद हो जाएगा। वैसे भी वह सानिया से कोई प्यार व्यार नहीं करता था, वह तो बस उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थी। उसे बहुत अच्छे से पता था कि सानिया भी बस उसका इस्तेमाल कर रही है क्योंकि उसके डैड एक एमएलए थे। वे दोनों बस एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। सानिया के कहने पर उसने क्या कुछ नहीं किया पर उसे नहीं लगा था कि वो पकड़ा जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे गलती कहाँ हुई। 2 साल से वह मायरा के साथ है और आज मायरा इतनी बदली क्यों लग रही है। क्या 2 सालों से मायरा उसके साथ कोई गेम खेल रही थी। क्या उसे पहले से ही सब सच पता था। क्या वह बस सही समय का इंतजार कर रही थी। उसे किसी भी तरह अभी यहाँ से निकलना था, बाद में तो वह मायरा को छोड़ेगा नहीं। वह यही सब सोच रहा था कि तभी एक भयानक धमाके के साथ उसके सिर के बीचों बीच एक गोली लगती है। उसकी सोच, उसके सपने और उसकी सांसें हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। क्योंकि उसकी बकवास सुन के मायरा पक चुकी, अब वो उसके कोई काम नहीं था, इसलिए उसने वहीं खड़े एक गार्ड की गन लेकर एक पल की भी देर किए बिना रोहित के सिर में गोली दाग दी, जिससे उसके शरीर में एक झटका लगा और वह हमेशा के लिए खामोश हो गया। मायरा उस बंदूक को वापस गार्ड की तरफ फेंकते हुए कहती है, ये तो किसी काम का नहीं था, ले जाओ इसे और इसकी लाश इसके बाप के घर के बाहर फेंकाओ। दुनिया पर बोझ था साला, था। उसकी आवाज में नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा। फिर वो बिना पीछे मुड़े काशिश को अपनी सर्द आवाज में ऑर्डर देते हुए कहती है, नंबर 29 फॉलो मी, सीसीटीवी इन अभियान कैबिन। काशिश से उसे फॉलो करने को कह मायरा तेजी से चलते हुए उसी फ्लोर पर मौजूद दूसरे कमरे में जाती है। जैसे ही वह कमरे के अंदर एंटर करती है, कमरे के अंदर 3-4 गार्ड्स मौजूद थे। वो उसे देखते ही सीधे खड़े हो जाते हैं और उसके सामने अपना सिर झुका लेते हैं। मायरा कमरे के अंदर आती है। वो कमरा एक सीसीटीवी रूम था जहां दीवारों पर लगी बड़ी स्क्रीन पर दर्जनों फुटेज चल रहे थे। मायरा अपनी नजरें काशिश पर टिकते हुए उससे सवाल करती है, एक्सीडेंट की फुटेज लगाओ। और उस ट्रक ड्राइवर का क्या हुआ। मायरा का सवाल सुनते ही काशिश तुरंत उस दिन की फुटेज लगा देती है। स्क्रीन पर वह भयानक मंजर दिखने लगता है जब वह ट्रक तेजी से आकर मायरा से टकराया था। काशिश अपना सिर झुकाए हुए ही मायरा के सवाल का जवाब देती है, बॉस, जिस ट्रक ने आपका एक्सीडेंट किया था उसका ड्राइवर कुछ दूरी पर जाकर ही मर गया था, जहर से। वह एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, पता नहीं चला कि उसने वो खुद खाया या किसी ने उसे जहर दिया था। उसकी बात सुनकर मायरा की आंखें और भी गहरी हो जाती है, लेकिन उसका चेहरा कोई भाव नहीं दिखा रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो वह पहले से ही यह सब जानती हो। वह धीरे से एक कुर्सी पर बैठ जाती है। उसकी निगाहें स्क्रीन पर उस दिन की फुटेज को खंगाल रही थी। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहरी तलाश थी जो अपने शिकार को ढूंढ रही हो। उस फुटेज में बस इतना दिख रहा था कि मायरा रोते हुए एक होटल से बाहर आती है और एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आकर उसे टक्कर मार देता है। बार बार फुटेज देखने के बाद भी जब उसे कोई सुराग नहीं मिलता तो उसकी मुठियां इस कदर कस गईं कि वो सफ़ेद पड़ जाते हैं। वो कुर्सी पर सिर टिका की और आंखें बंद कर लेती है। उस कमरे में ज़रूरत से ज़्यादा खामोशी हो गई थी, बस सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी मायरा की ठंडी आवाज़ उस सन्नाटे को चीरते हुए सबकी कानों में जाती। उसकी आंखें अब भी बंद थीं। इसलिए कहते हैं, अपने दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। इतना कह वो एक गहरी सांस ले अपनी आंखें खोलती और उसकी तीखी नज़र सीधे नंबर 27 पर पड़ती है। वो उसे देखते हुए कहती है, नो 27, राठौर परिवार में सबके फ़ोन टैप करो। सबके मतलब सबके, और ये काम इस तरह होना चाहिए कि उन्हें हवा तक न लगे। अपने सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो। फिर उसकी नज़र नंबर 25 पर गई। वो उससे कहती है, नंबर 25, तुम राठौर परिवार में हर सदस्य के पीछे अपने सबसे अच्छे गार्ड्स लगाओ। कुछ भी ज़रा सा भी अलग लगे मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। इतना कहकर मायरा रुकी। उसकी आवाज़ में वही ठंडक बरकरार थी, लेकिन उसके शब्द किसी आदेश की तरह भारी थे। और नंबर 29, तुम मुझे सबकी जानकारी निकाल कर दोगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर बात। और हाँ, किसी भी काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? इतना कहकर बिना एक पल रुके वो उस कमरे से बाहर निकल जाती है। वह सीधे टॉप फ्लोर पर जाती है। ये पूरा फ्लोर उसका था, जहाँ कोई और बिना इजाज़त दाखिल नहीं हो सकता था। वह बिना रुके सीधा अपने मास्टर बेडरूम में दाखिल होती है, जो काले और ग्रे के कॉम्बो से बना था। अंदर आकर उसने दरवाज़ा लॉक किया और सीधे वॉशरूम में चली जाती है। उसे नहीं पता था क्यों, पर एक अजीब सी बेचैनी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसने बिना कुछ सोचे सीधे जाकर शावर के नीचे अपनी आंखें बंद कर लीं। ठंडे पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, जैसे उसके भीतर की आग को बुझाने की कोशिश कर रही हों। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद उसने अपनी आंखें खोलीं, जो अब लाल हो चुकी थीं। अपने गीले कपड़े उतारकर उसने एक काला बाथरोब पहना और कमरे में आ गई। उसके बाल गीले थे, जिनसे पानी टपक रहा था, और चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें थीं जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। वह बेड पर आकर बैठ गई और अपने लैपटॉप पर तेजी से कुछ टाइप किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर जैसे नाच रही थीं। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि कमरे की एक दीवार, जिस पर एक बड़ी टीवी स्क्रीन लगी थी, अचानक जिंदा हो उठी। उस पर एक वीडियो चल रहा था। यह कोई नॉर्मल वीडियो नहीं था, बल्कि किसी जगह की लाइव फुटेज थी। उस फुटेज को देखकर मायरा के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वह आराम से बिस्तर पर बैठ जाती है और एक सिगरेट लेकर उस जला और कश भरते हुए बड़े जुनून से उस लाइव रिकॉर्डिंग को देखने लगती है, जिसमें कोई नहीं अभियान था जो अपनी कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। न्यूयॉर्क में अपने केबिन में बैठा अभियान बिना रुके बिना थके काम किए जा रहा था। उसने सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। उसके एक हाथ पर पट्टी बंधी थी और शर्ट के 3 बटन खुले थे, जिससे उसकी कातिलाना शख्सियत और उभर कर आ रही थी। उसके बिखरे बाल उसके माथे पर पड़े थे, जो उसे और भी हैंडसम बना रहे थे। मायरा उसकी लाइव फुटेज देख रही थी। उसने अभियान के केबिन से लेकर हर जगह सीक्रेट कैमरे लगवा रखे थे, जिनका एक्सेस सिर्फ उसके पास था। पता नहीं अभियान को इस बात की खबर थी या नहीं। अभियान को देखते हुए उसकी आंखें गहरी हो जाती है। जिन आंखों में अब तक बेचैनी थी, उनमें सुकून और जुनून दोनों आ चुके थे। उसकी नज़र जैसे ही अभियान के हाथ की पट्टी पर जाती है, उसके कश थम जाते हैं। वह बस ऐसे ही सिगरेट हाथ में लिए अभियान को देखे जा रही थी। शायद उसे देखने में ऐसा सुकून इसलिए मिल रहा था क्योंकि यह उसकी मोहब्बत था, उसका जुनून था। अभियान को काम करते देखते हुए मायरा को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग जाती है। रात का समय था। फोन की रिंगटोन से मायरा की नींद खुली। उसकी आंखें खुलते ही सबसे पहले उसकी नज़र सामने अभियान पर पड़ती है, जो अभी भी काम में डूबा हुआ था। उसे देखकर मायरा की भौहें सिकुड़ जाती है। वह सोचने लगती है, यह अभी तक काम कर रहा है, ऐसे तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, उसका फ़ोन फिर से बज उठाता है। वह बिस्तर से उठकर टेबल के पास गई, फ़ोन उठाया और देखा कि केएसआर का कॉल था। तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। रात के 9:30 बज रहे थे। समय देखकर उसने अपना माथा सहलाते और खुद से बोलती है,
इतना टाइम हो गया, मैं कैसे भूल गई कि मुझे घर भी जाना है। ये सोचते हुए उसने कॉल उठाया। सामने से केएसआर की सख्त आवाज आई, तुम कहाँ हो? मायरा को उनकी सख्त आवाज से घंटा फर्क नहीं पड़ा, उसने बड़े ही कॉमली जवाब दिया, बाहर हूँ। क्यों, क्या हुआ? केएसआर ने सामने से कहा, काफी देर हो गई है, घर कब तक आ रही हो? उनकी बात सुन मायरा ने लापरवाही से कहती है, ओह दीदी, रिलैक्स, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर उसने सामने वाले की बात सुने बिना ही कॉल काट देती है। दूसरी तरफ केएसआर फोन कटने पर उसे से घूरने लगते हैं। फोन काटकर मायरा की नज़र वापस अभियान पर पड़ती है, जो अभी भी काम कर रहा था। उसे देखकर मायरा कुछ सोचने लगी और वहीं खड़े होकर वह कपड़े बदलने लगती है, लेकिन उसकी आंखें अभियान से एक पल के लिए भी नहीं हटी। कपड़े बदलकर वह थोड़ी देर में वहां से निकल जाती है। अपनी कार में बैठकर वो एक मिस्टीरियस मुस्कान के साथ खुद से कहती है, घर तो जाना ही पड़ेगा, आखिर असली मजा तो वहीं आएगा। इतना कहकर वह मुस्कुराती हुई अपनी बुगाटी को तेजी से भगाकर वहां से निकल जाती है।